इस कहानी को डोनेट पैट्रिक काक नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी ऑसबॉर्न नाम के कॉलेज में पढ़ रहे कुछ बच्चों की है, जिनके पीछे एक सीरियल किलर पड़ जाता है। वो किसी भी बच्चे को मारने से पहले उसका मास्क और उसका कोई डार्क सीक्रेट सबके सामने लाता है। अब ये मास्क किलर कौन है और ये इन सबको क्यों मार रहा है, वो आपको इस कहानी में पता चलेगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस। कहानी की शुरुआत में हम जैक्सन नाम के लड़के को देखते हैं, जो ऑसबॉर्न में पढ़ने के साथ साथ एक फुटबॉल प्लेयर भी है। आज जैक्सन के घर पर कोई नहीं होता और जैक्सन का शाम को एक मैच भी है, इसीलिए वो अपने फोन में शाम को अलार्म लगाकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके रूम में उसका फोन नहीं होता और उसके घर का मेन डोर भी ओपन होता है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी कार भी वहाँ पर नहीं होती। जैक्सन को अपने घर में कई सारी फोटोज लगी हुई मिलती हैं, जिसमें वो एक लड़के को बुली करता हुआ मार रहा है। ये सब देखकर जैक्सन डर जाता है और गोल्ड स्टिक लेकर घर में घुसे उस शख्स को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से जैक्सन की शक्ल का मास्क पहने एक आदमी आता है और जैक्सन के पेट में चाकू घुसाकर उसको मार डालता है। जैक्सन के मर्डर के फौरन बाद ही ऑसबॉर्न के सभी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के फोन पर एक वीडियो आती है, जिसमें जैक्सन कैलेब नाम के एक लड़के को बुली करता हुआ बुरी तरह से मार रहा है। ये जैक्सन का एक सीक्रेट था जो अब सबको पता चल चुका है। जैक्सन की मौत की खबर भी सबको पता चल जाती है और सभी लोगों को ये लगता है कि कैलेब ने उसको मारा होगा, क्योंकि जैक्सन उसको बुली करता था और काफी मारता था, इसलिए शायद उसने किसी को हायर करके जैक्सन को मरवा दिया होगा। अगले दिन ऑसबॉर्न में सभी जैक्सन के मर्डर के बारे में ही बात कर रहे थे, जिस पर जैक्सन का दोस्त मेसन उसके मरने के गम का झूठा ड्रामा कर रहा था। वहीं दूसरे बच्चों को ये लगता है कि जैक्सन को कैलेब नहीं मारा है, इसलिए कोई भी उसे अपने साथ नहीं बैठा था। इसी बीच हमें इस कॉलेज में फ्रेंड्स के ग्रुप को दिखाया जाता है, जो सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनमें मैकनी, जैक, एलेक्स, डार्बी और रॉड्रिगो है। ये सभी कैलेब को अपने पास बैठने को कहते हैं, क्योंकि कोई भी उसको अपने पास नहीं बैठा रहा था। उन सब के बीच में हम एक स्टूडेंट ओलिवर को देखते हैं, जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता और ना ही कोई उसका दोस्त है। सब लोग उसको साइकोपैथ मानते हैं। इतने में यहाँ पर इस कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट केटी आती है और जैक्सन के बारे में सबको मौन रखने को कहती है। केटी सबको अगले दिन चर्च में आने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसने जैक्सन के लिए चर्च में प्रेयर रखी है। केटी को देखकर ये लगता है कि ये भी अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा कर रही है। इसी बीच रात में हम मैकनी को उसके घर पर देखते हैं। उसके साथ सिर्फ उसकी दादी रहती है। उन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे मैकनी के साथ पहले कुछ हादसा हुआ था, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर आना पड़ा और वो नहीं चाहती कि उसका सीक्रेट यहाँ पर किसी को भी पता चले। मैकनी की दादी को नींद में चलने की आदत है, इसीलिए वो रात में घर से बाहर निकल जाती है। वहीं रात में मैकनी अपने फोन में कुछ फोटोज को देख रही होती है, जिसमें वो और ओलिवर एक साथ बहुत खुश होते हैं। इससे हमको ये भी पता चलता है कि शायद पहले मैकनी और ओलिवर का कोई हिडन रिलेशनशिप था, जिसे मैकनी ने अब तोड़ दिया है, क्योंकि कॉलेज में कोई भी ओलिवर को पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं है। अगले दिन केटी चर्च में जैक्सन के मेमोरियल की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक प्रोजेक्टर में केटी का एक पॉडकास्ट चलने लगता है, जिसे उसने बहुत टाइम पहले पोस्ट किया था। उसमें वो ब्लैक लोगों के लिए रेसिस्ट बातें कर रही थी, लेकिन आज तक किसी को भी ये बात पता ही नहीं थी कि ये पॉडकास्ट केटी का है, क्योंकि उसमें उसका फेस नहीं है। ये केटी का एक सीक्रेट है जो उसने अब तक सबसे छुपाया है। तभी केटी के पीछे हम उस मास्क किलर को देखते हैं, जिसने इस बार केटी का मास्क पहन रखा था। ये किलर जिसको भी मारने जाता है उसका ही मास्क पहनकर जाता है। केटी उस किलर को देखकर कहने लगती है कि ये पॉडकास्ट उससे गलती से पोस्ट हो गया था, प्लीज इसके लिए मुझे मत मारो। केटी चर्च से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस किलर ने पहले ही चर्च के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। किलर केटी को चाकू मार देता है, जिससे वो सही से चल नहीं पाती। वो चर्च की बेंचों के नीचे रेंगती हुई एक अलमारी में घुस जाती है, लेकिन तभी वो किलर उस अलमारी के पीछे से चाकू को केटी के मुंह में घुसा देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन किलर अब भी नहीं रुकता। वो केटी को चर्च की छत से लटकाकर वहीं पर छोड़ देता है। कुछ देर बाद चर्च के फादर के साथ कुछ लोग यहाँ आते हैं, जो केटी की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। केटी की मौत से हम एक चीज तो समझ जाते हैं कि ये किलर जिस भी बच्चे को मारता है, पहले उसकी जिंदगी का कोई सबसे बड़ा राज सबके सामने लाता है और फिर उसको मारता है। अब केटी की मौत की वजह से रात को पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और पुलिस ऑसबॉर्न के सभी बच्चों को इंटरोगेट कर रही होती है। इस इंटरोगेशन से जैक बच जाता है, क्योंकि उसके डैड ने उसके लिए एक लॉयर भेज दिया था। दरअसल जैक के डैड
इस जगह के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनका फैमिली फार्म बिजनेस है। वो यहाँ के लोगों की जमीनों को कम दाम में खरीद कर उस जमीन को अपने नाम कर लेते हैं और फिर उस पर खेती कर उससे खूब पैसे कमाते हैं। इस वजह से यहाँ के लोग और ऑसबॉर्न के ज्यादातर बच्चे जैक के डैड से नफरत करते हैं और इसी वजह से वो जैक को भी पसंद नहीं करते और इसी वजह से जैक भी अपने डैड को पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी नजरों में वो बेकार आदमी है, जबकि उसके डैड उसको नालायक मानते हैं। पुलिस स्टेशन में अंदर सबकी इंटरोगेशन हो जाती है, लेकिन मैकनी और ओलिवर अभी भी बचे हुए थे। तभी ओलिवर मैकनी के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगी? तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन तुम अपने दोस्तों की वजह से मुझसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं सबको अजीब लगता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझको पसंद करती हो। इतने में ही वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मैकनी को इंटरोगेशन के लिए बुला लेते हैं और उससे ये पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस वजह से आई है, जिस पर मैकनी डरते हुए पुलिस ऑफिसर से झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर ऑसबॉर्न कॉलेज में पढ़ने आई है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर ओलिवर का भाई है, जिसके बाद मैकनी ओलिवर से कहीं चलने को कहती है। इसीलिए ये दोनों कार में एक जगह जाकर बातें करने लगते हैं, जिस पर ओलिवर कहता है कि उसने मैकनी को बहुत मिस किया। ये दोनों साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इनको पता चलता है कि कर्फ्यू होने के बाद भी जैक ने अपने घर पर एक सीक्रेट पार्टी रखी हुई है। उस पार्टी में हर कोई अपने सीक्रेट सबको बताएगा ताकि वो किलर और किसी को ना मार पाए। वो किलर अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनका कोई डार्क सीक्रेट है। इस पार्टी में ऑसबॉर्न के सभी बच्चे आए हुए थे, पर यहाँ पर कोई भी अपना डार्क सीक्रेट नहीं बता रहा था। वो बस छोटे मोटे सीक्रेट्स ही बता रहे थे। जैसे रॉड्रिगो और एलेक्स बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वहीं जैक सबको बताता है कि उसके डैड बहुत खराब आदमी हैं। वो तुम सब लोगों की जमीन को कम पैसों में खरीद कर उनसे काफी पैसे कमाते हैं और मुझको भी वो पसंद नहीं है। जिसके साथ ही जैक इस पार्टी में अपने डैड के हिस्टोरिकल कलेक्शन को हुक्काज में बदल देता है और सभी उसका मजा लेते हैं। पार्टी के दौरान मैकनी ओलिवर से अपनी दूरी बनाए रखती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके किसी भी दोस्त को उसके और ओलिवर के रिलेशन का पता चले। इसी बीच हम रॉड्रिगो को पेन किलर्स खाते हुए देखते हैं, जो कि एक टाइप की ड्रग्स है, जिससे हमको पता चलता है कि रॉड्रिगो असल में एक ड्रग एडिक्ट है जो अपनी मॉम की पेन किलर्स खाता है। तभी रॉड्रिगो को जमीन पर कुछ पेन किलर्स की गोली पड़ी हुई मिलती है। उसको लगता है कि शायद ये उसी की है। वो उनको देखकर घबरा जाता है कि कहीं कोई इनको देख न ले। इतने में इस सब बच्चों की फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि रॉड्रिगो अपनी मॉम की पेन किलर्स लेता है। और तभी इन सब बच्चों के बीच में हम उस मास्क किलर को देखते हैं जो इस बार रॉड्रिगो का फेस मास्क पहनकर आया था, यानी आज वो उसको मारेगा। कुछ बच्चे भी उस किलर को देख लेते हैं, जिसकी वजह से पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। किलर रॉड्रिगो के पीछे पड़ता है, लेकिन वो किसी तरह से पार्टी से बाहर चला जाता है, पर किलर उसको एक गन से हमला करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उसको भी चाकू से मार डालता है। रॉड्रिगो के सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और पुलिस भी कॉलेज को कुछ समय के लिए बंद कर देती है, जो एक फुटबॉल मैच के दौरान खुलता है। ऑसबॉर्न में सभी बच्चे अब ओलिवर को ही वो मास्क किलर मान रहे थे, क्योंकि पुलिस स्टेशन से एक टेजर गन गायब है और उस मास्क किलर ने रॉड्रिगो का खून करते हुए उस गन का इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि ओलिवर का भाई भी पुलिस ऑफिसर है, तो सबको लगता है कि वो टेजर गन उसने ही चुराई होगी। एलेक्स भी ओलिवर पर ही इल्जाम लगाने लगता है, पर मैकनी कहती है कि उसको नहीं लगता कि ओलिवर वो मास्क किलर है, जिस पर एलेक्स और मैकनी की बहस हो जाती है। जिसके अगले दिन ओलिवर मैकनी को एक जगह दिखाने ले जाता है जहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ पर ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं, लेकिन तभी ओलिवर के भाई का कॉल आ जाता है। वो अपने भाई से कॉल पर बात करने लगता है। इन सब के बीच में मैकनी कार में चली जाती है और तभी उसको ओलिवर की कार में एक टेजर गन मिलती है, जिसको देखकर वो डर जाती है क्योंकि उस मास्क किलर के पास भी एक टेजर गन है। इतने में ओलिवर भी कार के अंदर आ जाता है। मैकनी उसको ऐसा दिखाती है कि जैसे उस टेजर गन के बारे में उसको कुछ पता ही ना हो। मैकनी ओलिवर से पूछती है कि तुम्हें सब कॉलेज में एक सोशियोपैथ समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी वजह से अपनी जान दी थी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। जिस पर ओलिवर बताता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सब लोगों ने उसका ब्लेम मुझ पर डाल दिया कि उन्होंने अपने बेटे की वजह से अपनी जान दी थी। जिसके साथ ओलिवर मैकनी को ये भी बताता है कि उसको भी उसके बारे में सब पता है। ये सुनकर मैकनी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा बैकग्राउंड चेक कैसे किया। ओलिवर कहता है कि उसे उसके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो बस उसके बारे में सब जानना था। इस बात से मैकनी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से अकेले ही अपने घर आ जाती है, जहाँ रात में वो मास्क किलर मैकनी के घर में घुस जाता है
और घर की दीवारों पर एक लड़की की फोटोज लगा देता है जिसका चेहरा आग से बुरी तरह से जल चुका है। शायद ये मैकनी का वो सीक्रेट होगा जो वो सबसे छुपा रही है। अब इतने में वो किसी को कॉल कर पाती, वो किलर मैकनी पर हमला कर देता है, पर इससे पहले वो मास्क किलर मैकनी को मारता उसकी दोस्त एलेक्स सही समय पर वहां पहुंच जाती है, जिसको देखकर वो किलर भाग जाता है और एलेक्स मैकनी की जान बचा लेती है। सब लोगों को लगता है कि वो मास्क किलर कोई और नहीं बल्कि ओलिवर है, और अब तो मैकनी भी उसको ही किलर बताती है क्योंकि उसके हिसाब से उसका सच उसके अलावा सिर्फ ओलिवर को ही पता था। उसने उसका बैकग्राउंड चेक किया था और उसके पास वो टेजर गन भी थी। मैकनी और बाकी सबके बयान की वजह से पुलिस ओलिवर को पकड़ लेती है, जबकि उधर मैकनी का सीक्रेट भी अब सब लोगों को पता चल चुका था, जिस पर हॉस्पिटल में मैकनी के सब फ्रेंड्स मैकनी के मुंह से उसका सीक्रेट सुनना चाहते हैं, जिस पर अब वो बताती है और हम देखते हैं कि मैकनी के पिछले शहर में उसके सीनियर्स एक रात बॉनफायर के दौरान मैकनी और बाकी जूनियर्स को बुली करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। वो उन सबको जबरदस्ती ड्रिंक भी पिला रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी अपने होश में नहीं था। इसी दौरान मैकनी गलती से एक लड़की को बॉनफायर में धक्का दे देती है, जिससे वो लड़की तो बच जाती है लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है, जिसकी वजह से मैकनी को जेल जाना पड़ा था। ये बात सुनकर उसके सब दोस्त उसको सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक के डैड, जो सैंडफोर्ड फैमिली फार्म के मालिक हैं, वो इस साल अपने फार्म में कॉर्न मेज का आयोजन करते हैं, जिसके साथ वो सबको प्राइवेट सिक्योरिटी भी देते हैं जो बिल्कुल फ्री है। ऑसबॉर्न के सभी बच्चे इसमें आने के लिए कॉलेज की बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन मैकनी की बस छूट जाती है। पर तभी वो ओलिवर को कार से आता हुआ देखती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और कॉलेज के अंदर भागने लगती है। अंदर उसको कैलेब मिलता है। मैकनी कैलेब को देख ही रही होती है कि तभी वो मास्क किलर वहां पर आकर कैलेब के पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन सही वक्त पर ओलिवर वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर वो मास्क किलर भाग जाता है। ओलिवर कैलेब का खून रोकने की कोशिश करता है और फौरन 911 पर कॉल लगाता है, पर मैकनी तो अभी तक शॉक में होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ओलिवर ही मास्क किलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ओलिवर से नजरें नहीं मिला पाती और उसको सॉरी बोलती है। इतने में एलेक्स और डार्बी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इन सबको लगता है कि वो मास्क किलर कॉर्नमेज में किसी न किसी स्टूडेंट को मारने जरूर जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। वो मास्क किलर कॉर्नमेज में हर जगह पेट्रोल गिराकर आग लगा देता है। इधर ओलिवर भी इन तीनों को अपनी कार में लेकर कॉर्नमेज में पहुंच जाता है। वो सीधा अपनी कार आग में घुसा देता है, जबकि एलेक्स और डार्बी सभी बच्चों को बाहर निकालने में लग जाती हैं। वहीं ओलिवर और मैकनी उस किलर को ढूंढने आगे जाते हैं। तभी इनको वो किलर मिल जाता है जो जैक के फादर के सामने खड़ा है। वो उससे कह रहे हैं कि तुम्हें उतना सब करने की क्या जरूरत थी, और तभी वो किलर जैक के डैड को भी जान से मार देता है और अपना मास्क हटाता है, जहां पर हमको पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि खुद जैक ही है। ये जानकर ओलिवर और मैकनी शॉक्ड रह जाते हैं। दरअसल जैक बचपन से ही अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि बाकी लोग उसकी वजह से उसे नफरत करते थे। बचपन से ही जैक के अमीर होने की वजह से सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते थे, जिसकी वजह से वो एक किलर बन गया। वो ऐसे लोगों को मारने लगा जो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे लोगों को मारकर उसको ऐसा लगता था कि वो उनको उनका असली चेहरा दिखा रहा है, इसलिए वो उनका मास्क पहनकर उन सबका खून करता था। उसके हिसाब से वो सभी लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं, जो कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। जिस पर मैकनी उससे कहती है कि कमी बाकी लोगों में नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम एक पागल और खूनी हो। ओलिवर जैक पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उल्टा जैक उसके पेट में ही तलवार घुसा देता है और मैकनी से कहता है कि मैं अब तुमको भी मार दूंगा और सारा इल्जाम तुम पर लगा दूंगा कि तुम ही वो किलर थी और तुम मुझको मारने वाली थी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ा। पर तभी ओलिवर जैक का ध्यान भटकाने के लिए उस पर टेजर गन से हमला करता है, जिसका फायदा उठाकर मैकनी उसके पेट में चाकू मार देती है, जिससे वो मारा जाता है। ओलिवर को भी जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। ओलिवर और मैकनी ने सब लोगों को बचा लिया था और ये खबर भी फैल जाती है कि जैक ही वो मास्क किलर था। जिसके कुछ हफ्तों बाद हम मैकनी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्होंने अपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर लिया है। किसी को उसके पसंद का कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो किसी को उसकी पसंद की कंपनी में नौकरी मिल जाती है। मैकनी भी कॉलेज से ग्रेजुएट होकर अब ओलिवर के साथ खुश है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।